गुड मॉर्निंग। तो प्रोबेबली लास्ट लेक्चर है ये इस क्या बोलते हैं सिलेबस के सीक्वेंस में। उसके बाद सॉल्व करने के लिए तो बहुत क्वेश्चंस बन सकते हैं, बहुत कन्वर्शंस हो सकते हैं, है ना। नॉलेज को और ज़्यादा रिच करने के लिए तो बहुत सारा हो सकता है, पर जो बेसिक कंटेंट्स होते हैं वो यहीं पर आज मुझे उम्मीद है ख़त्म हो जाएंगे। आज के लेक्चर में कोई मैकेनिज्म नहीं है, सिर्फ इन्फॉर्मेटिव है ये। बहुत ज़्यादा इस पर कोई दो तीन कुछ बीच में छोटे मोटे केमिकल रिएक्शन आ सकते हैं, बाकी इन जनरल सिर्फ इन्फॉर्मेशन ही है। तो आज का जो कंसेप्ट है वो गप्पे मारने वाला कंसेप्ट है। तो गप्पे गप्पे मारते थोड़ी छोटी छोटी बातें करते हैं तो शायद कुछ काम की बातें निकल के आ जाए। ठीक है, पहली चीज़ तो ये जैसे कि जो कार्बन कंपाउंड्स में जिसमें दो या दो से ज़्यादा हेलोजन होते हैं, ठीक है, ये दो या दो से ज़्यादा मतलब क्या, एक से ज़्यादा होना चाहिए, है ना। दो हो या दो से ज़्यादा हो। अब सिमिलर टाइप के हों चाहे डिसिमिलर टाइप के हों, उन्हें हम कहते हैं पॉली हेलोजन कंपाउंड्स कहते हैं। ठीक है, आज हमें इन्हीं के बारे में बातचीत करनी है, छोटी छोटी बातें होंगी और ये कभी कभी एप्लीकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो पहली इन्फॉर्मेशन हम लेने वाले हैं मेथिलीन क्लोराइड के ऊपर। ठीक है, इसे कहते हैं डाइक्लोरोमेथेन, इसे कहते हैं CH2Cl2, इसे कहते हैं डाइक्लोरोमेथेन और इसको कहते हैं मेथिलीन क्लोराइड। देखो क्या है, ये जो मेथिलीन क्लोराइड होती है ना, ये पेंट रिमूवर की तरह वाइडली यूज होती है। इसके एप्लीकेशन हमको देखने हैं, ये पेंट रिमूवर की तरह जम के यूज होती है। ठीक है कि नहीं, मतलब सॉल्वेंट के लिए एज ए सॉल्वेंट इसका यूज होता है, पेंट रिमूवर की तरह जम के यूज होता है। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट चीज, जो ये प्रोपेलेंट होते हैं ना एरोसॉल के, मतलब ये यूज कहाँ होता है, एज अ प्रोपेलेंट, है ना, इन एरोसॉल, AEROSOLS। ठीक है, प्रोपेलेंट एज एरोसॉल यूज होता है। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट चीज, कुछ जो मेडिसिन होती है, कुछ ड्रग्स होते हैं, उसके प्रोसेस मतलब मैन्युफैक्चरिंग जो होती है उनमें, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग्स में प्रोसेस में भी इसका यूज़ किया जाता है। मतलब ड्रग की प्रोसेस में, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में भी इसका इम्प्लीमेंटेशन किया जाता है। तो ये तो होते हैं इसके यूटिलाइजेशंस के यूजेस। इसके कुछ फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स भी होते हैं, जैसे कि ये जो पहली बात तो ये जो मेथिलीन क्लोराइड होती है ना, ये अच्छी इसलिए नहीं होती क्योंकि CNS को, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करती है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करती है। अब इसके कांटेक्ट में आने के बाद मतलब कुछ होता होगा इनफैक्ट, है ना, नर्वस सिस्टम में। अच्छा, ये चीज़ ऐसा बताने में आता है कि अगर कम क्वांटिटी में, अगर आप मेथिलीन क्लोराइड कम क्वांटिटी में एयर में अवेलेबल है तो स्लाइटली आपको सुनने में असुविधा हो सकती है। वैसे बिना इसके भी सुनने में असुविधा हो ही सकती है, फिर भी दिखने में भी थोड़ी असुविधा हो सकती है, कुछ कम धुंधला दिख सकता है, कुछ सुनने में थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। हम इसको बोलते हैं स्लाइटली इम्पेयर्ड हियरिंग एंड विजन। एम आई क्लियर? ओके। अच्छा, अगर आप हायर लेवल इसको इनहेल कर लेते हो या एयर में अवेलेबल होती है तो डिजीनेस आती है, उससे नोजिया की प्रॉब्लम आती है, और वो जैसे जो उंगलियां होती है ना उसमें ऐसे होता है ना कुछ कुछ, मतलब क्या बोलते हैं उसको, टिंगलिंग एंड नमलेस कहते हैं उसको, झुनझुनी जैसे भी बोल सकते हो, वो उसमें क्रिएट हो जाती है। ठीक है, टोज में भी क्रिएट हो जाती है। अच्छा, एक और चीज़ बताना जरूरी है, ये जो CH2Cl2 होती है, अगर ये स्किन के कॉन्टैक्ट में डायरेक्टली आ जाए, स्किन के कॉन्टेक्ट में आ जाए तो पता है इंटेंस बर्निंग जैसा दिखने लगता है। मतलब मैंने एक्सपीरियंस नहीं किया है, किताबें बताती हैं, और रेडनेस आ जाती है स्किन के ऊपर। ठीक है, अगर ये आंख के कॉन्टेक्ट में आ जाती है तो कॉर्निया को जला सकती है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये इसके सब कुछ बुरे बुरे प्रभाव होते हैं CH2Cl2 के। एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जैसे मैंने आपसे कहा कि पेंट रिमूवल है, सॉल्वेंट है, और एरोसॉल में प्रोपेलेंट की तरह यूज़ होता है। ठीक है कि नहीं, और ड्रग मैकेनिज्म है, मतलब जब ड्रग बनाई जाती है उसकी जो मैकेनाइजेशन की प्रोसेस होती है, मैन्युफैक्चरिंग की प्रोसेस होती है, उसमें इसका एप्लीकेशन किया जाता है। ठीक है, और उसकी कुछ कुछ बुराइयां होती हैं, एज आई टोल्ड यू, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से रिलेटेड एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है, दूसरी चीज़ जिस पर हम बात कर रहे हैं, ये तो आपका पहचाना हुआ है, इसे हम कहते हैं क्लोरोफॉर्म। वाओ, इट्स कॉल्ड CH3L3, इट्स कॉल्ड CHCl3। ऑफ कोर्स ट्राइक्लोरोमेथेन है ये, ट्राइक्लोरोमेथेन। सबसे पहली बात तो ये कि ये तो मतलब बहुत ही स्लोली ऑक्सीडाइज होता है इन प्रेजेंस ऑफ एयर। ध्यान से सुनिएगा, इन प्रेजेंस ऑफ एयर, और अगर लाइट भी प्रेजेंस हो तो क्या हो जाता है, फिर ये एक्सट्रीमली पॉइजनस गैस बनाता है, कार्बोनिल क्लोराइड। ये बनाता है कार्बोनिल क्लोराइड। ऑफ कोर्स फॉर्मुलेशन लिख देता हूं मैं, CHCl3 दो बार ले लेंगे, यहाँ ऑक्सीजन लिख दीजिए, यहाँ लिख लीजिए लाइट, या लिख लीजिए HNu एज यू प्लीज, और यहाँ बना लीजिए कैसे, C बना लीजिए, फिर O बना लीजिए, फिर यहाँ कर दीजिए Cl, यहाँ कर दीजिए Cl। एम आई क्लियर? ये हो गया COCl2, दो बार बनेगा और क्या होगा, 2HCl बाहर हो जाएगा। ये जो COCl2 होती है ना, इसे फॉस्जीन भी कहते हैं, इसे कहते हैं कार्बोनिल क्लोराइड, और ये बहुत ही जहरीली गैस होती है। यानी फॉस्जीन या
कार्बोनिल क्लोराइड एक बहुत ही जहरीली गैस होती है। इसीलिए ये क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार, इसीलिए इससे बचने के लिए, यानी जैसे ही क्लोरोफॉर्म हवा के कांटेक्ट में आती है, लाइट के कांटेक्ट में आती है, इमीडिएटली फॉस्जीन जैसी पॉइजनस गैस बनती है। इसीलिए इसे हमेशा स्टोर किया जाता है क्लोज्ड डार्क कलर्ड बॉटल। और कट ऑफ टाइट मतलब क्या हुआ, जैसे बॉटल आमतौर पे जैसे रहती है ना, तो उसमें आमतौर पे यहाँ तक लिक्विड रहता है, इसमें इसके मुंह तक लिक्विड, मतलब पूरी तरह से लिक्विड भर दिया जाता है, पूरी तरह से, जिससे एयर के लिए जगह नहीं बचे। इस तरह से, वैसे डायग्राम वगैरह तो अच्छे नहीं बनते हैं, इनफैक्ट आप समझ रहे होंगे व्हाट आई एम स्पीकिंग फॉर। ये सिंपल सी कहानी है। अच्छा, अब और बताना जरूरी है कि ये ध्यान रखना कि अगर हम इसको प्रिजर्व करना चाहते हैं, एक अच्छा क्वेश्चन आता है कि हम फॉस्जीन से बच नहीं सकते, बच सकते हैं। हम क्या करते हैं, इसमें 0.6 से लेकर के 1% कॉन्सेंट्रेशन का अल्कोहल ऐड कर देते हैं, जिससे कि फॉस्जीन के कुछ ट्रेसेस भी हो जाए तो रिमूव हो जाए। क्वेश्चन उठता है इससे क्या होगा, इससे बनेगा नॉन टॉक्सिक डाइएथाइल कार्बोनेट। क्या बन जाएगा, नॉन टॉक्सिक डाइएथाइल कार्बोनेट बन जाएगा। कैसे बन जाएगा करके देखते हैं। हमने मिला दी इसमें अल्कोहल, अल्कोहल मतलब एथेनॉल, C2H5OH ले लिया, प्लस COCl2 लिख दिया। सो माय डियर, ये क्या बन जाएगा, मैं तोड़ फोड़ के लिख रहा हूँ, ये हो गया OC, ये हो जाएगा OC2H5, OC2H5, ये लिखा है C2H5O, C2H5O होल ट्वाइस CO, एम आई क्लियर, प्लस 2HCl। ध्यान दीजिए डाई इथाइल कार्बोनेट है, ध्यान से देखो, ये इथाइल, ये इथाइल, दो बार इथाइल, डाइथाइल, CO3 कार्बोनेट, डाइथाइल CO, अरे CO3 लिख रहा है ना, CO3, तो डाइथाइल कार्बोनेट बन गया है। एम आई क्लियर। तो इस तरह से बचाया जा सकता है। यूज क्या है भाई, इसके यूज होता है सॉल्वेंट की तरह, रेजिन के लिए अच्छा सॉल्वेंट होता है, रबर के लिए, ऑयल के लिए, फैट के लिए, एल्कलॉइड्स के लिए, आयोडीन के लिए और बहुत सारे सब्सटेंसेस के लिए ये एक सॉल्वेंट की तरह यूज होता है। कौन, क्लोरोफॉर्म। एम आई क्लियर। मैं फिर से रिपीट कर दूं, रेजिन हो गया, ऑयल हो गया, रबर हो गया, फैट हो गया, एल्कलॉइड्स हो गया, आयोडीन हो गया और बहुत सारे सब्सटेंसेस के लिए ये एज अ सॉल्वेंट बिहेव करता है। इसका मेजर यूज क्या होता है क्लोरोफॉर्म का, आज के जमाने में मैक्सिमम यूज होता है इसका कि रेफ्रिजरेंट बनाया जाता है। R22 एक रेफ्रिजरेंट होता है, फ्रेऑन गैस बनती है, ऐसा समझ लीजिए, एक प्रोडक्शन है, मतलब फ्रेऑन रेफ्रिजरेंट बनाया जाता है ना, तो उसमें इसका यूज किया जाता है फ्रीजिंग के लिए, ठीक है, कोल्ड स्टोरेज के लिए इसका यूज किया जाता है। इसका सबसे बड़ा यूज है आज के ज़माने में होता है, जो कई देशों में बैन भी है, मैं इस पर आगे बात करूंगा जब फ्रेऑन पे बात करेंगे। अब फिजियोलॉजिकल इफेक्ट देखते हैं। आपको पता है एक ज़माने में जनरल एनेस्थेटिक एजेंट की तरह सर्जरी के पहले इसका यूज़ किया जाता था, लेकिन इसमें फिर वही बात है, टॉक्सिसिटी की प्रॉब्लम आती है। कभी गलती से फॉस्जीन बन जाए तो हो सकता है कि मरीज जो है अपनी बीमारी से कम इसी एनेस्थेशिया या एनेस्थेटिक एजेंट की मदद से ही जो है वो भगवान के पास पहुंच जाए। एम आई क्लियर। तो अल्टीमेटली इसका यूज़ बंद हो गया। आजकल लेस टॉक्सिक जो है वो ईथर वगैरह का यूज़ किया जाता है। किसी ज़माने में इसका यूज़ किया जाता है क्लोरोफॉर्म। हिंदी मूवीज़ में तो देखा होगा ना आपने कभी कि वो ऐसे रुमाल में से वो कुछ छिड़कते हैं ऐसे, फिर किसी के मुंह पे लगाते हैं ऐसे, तो मतलब शायद वो क्लोरोफॉर्म होता होगा या कुछ पता नहीं, वो शायद हाईली एडवांस्ड होंगे तो कुछ ईथर के वो भी यूज़ करते होंगे। तो कुल मिलाकर के कुछ कहानी होती है क्लोरोफॉर्म से रिलेटेड। एम आई क्लियर। अच्छा, एक और चीज़ बताना जरूर, कुछ मैं आपको स्टैटिस्टिकल इन्फॉर्मेशन दूँ। 900 ppm भी ना, मतलब ये इसके कारण से भी बहुत मुश्किल होती है। 900 ppm मतलब समझते हैं, पार्ट्स पर मिलियन, यानी 1 मिलियन एयर पार्टिकल्स अवेलेबल हैं। 1 मिलियन एयर पार्टिकल्स अवेलेबल हैं, उसमें अगर केवल 900 पार्ट क्लोरोफॉर्म होगा तो भी इससे क्या होगा, डिजीनेस आती है, फैटिग आते हैं, हेडेक होता है। एम आई क्लियर। ध्यान दीजिएगा, ये बहुत सारी कंडीशंस में लीवर को डैमेज करता है। जो बायोलॉजिस्ट हैं वो ज़्यादा समझ सकते हैं कि ये क्या करते हैं। ये जो है ना, लीवर में क्या होता है कि क्लोरोफॉर्म ना इज मेटाबोलाइज्ड टू फॉस्जीन, मतलब मेटाबॉलिक एक्टिविटीज जो होती है ना उसको फॉस्जीन में कन्वर्ट कर देता है और किडनी को भी खराब करता है। एम आई क्लियर। तो नेचुरली ध्यान दीजिएगा, और क्लोरोफॉर्म के कारण कभी स्किन पे क्लोरोफॉर्म गलती से गिर जाती है तो भी वो स्किन को बुरी तरह से अफेक्ट करती है। तो ये कुछ इसके हम कह सकते हैं कि फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स हो सकते हैं, जिसको हम कहते हैं क्लोरोफॉर्म। इसी का एक छोटा भाई है, उस पर बात कर लेते हैं, बड़ा भाई कह लो, आयोडोफॉर्म। दैट्स कॉल्ड आयोडोफॉर्म। अब आयोडोफॉर्म में क्या होता है भाई, कुछ नहीं, इसी की कैटेगरी का है, CHCl3 की जगह CHI3 कर लिया। ध्यान से सुनिएगा, एक इंपॉर्टेंट इसमें क्वेश्चन बनता है। इसका यूज़ एंटीसेप्टिक किया जाता है, मतलब ड्रेसिंग वाउंड्स के लिए, जो कभी चोट लग जाती है ना जैसे, तो उसमें पहले टिंचर आयोडीन के नाम से आप इसको जानते होंगे, उसको डालते थे। बताना बहुत जरूरी है, CHI3 की खुद की कोई ऐसी एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज नहीं होती है, बताना बहुत जरूरी है। होता क्या कि स्किन के कॉन्टेक्ट में जब ये आता है तब आयोडीन गैस रिलीज करता है, और आयोडीन में होती है एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज। एम आई क्लियर। तो आयोडोफॉर्म खुद अपने आप में एंटीसेप्टिक नहीं है, ध्यान दीजिएगा। जब ये स्किन के कांटेक्ट में आता है तो आयोडीन गैस रिलीज करता है, और आयोडीन गैस जब रिलीज करता है तो वो जो है ना वो होती है, क्या उसे बोलते हैं, एंटीसेप्टिक। तो ध्यान दीजिएगा इस बारे में। हाँ,
इसका यूज़ आजकल कम कर दिया गया है क्योंकि इसकी अनप्लेजेंट स्मेल है। अब ये नाक में थोड़ी ना बूंद डालनी है, खैर एनीवे नहीं हाउ, तो अल्टीमेटली आप ऐसा कह सकते हो कि आजकल इसको मतलब आयोडीन कंटेंट तो यूज़ किए जाते हैं, लेकिन हम आजकल अब इस टिंचर आयोडीन का या CH3 का यूज़ नहीं करते बिकॉज ऑफ इट्स अनप्लेजेंट स्मेल। एम आई क्लियर? अब आता है इसी कैटेगरी का एक और मेंबर जिसे हम कहते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड। ऑफकोर्स कार्बन टेट्राक्लोराइड तो आप बहुत अच्छे से परिचित होंगे शायद इससे, इसे आप टेट्राक्लोरोमेथेन भी कह सकते हो, ठीक है ना, अच्छी बात है, ध्यान से सुनिएगा। कार्बन टेट्राक्लोराइड कैसे बनाया जाता है? आप मेथेन का क्लोरीनेशन कर दें इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, आप सिंपल सा मेथेन का क्लोरीनेशन कर दें इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, आपको मिल जाएगा क्या? CCl4, ठीक है। सिंपल सी प्रोसेस लिखी, मैंने बैलेंस नहीं किया है तो कर सकते हैं आप आराम से, कोई बात नहीं। अच्छा, कहाँ यूज होता है ये होता है मैन्युफैक्चरिंग का में, रेफ्रिजरेंट का या प्रोपेलेंट से होते हैं एरोसॉल केन्स के। एम आई क्लियर? मतलब क्या कह रहा हूं मैं आपसे कि एरोसॉल केन्स, AEROSOL केन्स के प्रोपेलेंट के यूज करने में इसका यूज किया जाता है, एज अ रेफ्रिजरेंट इसका यूज किया जाता है। एम आई क्लियर? अच्छा, ध्यान दीजिएगा कि जो फ्रेयॉन्स होता है ना, मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन, उसके सिंथेसिस में भी इसका यूज किया जाता है एज अ फीडबैक। ध्यान दीजिए, और कई केमिकल्स में इसका यूज किया जाता है, मतलब फ्रेयॉन के फॉर्मेशन में एज अ फीडबैक इसका यूज किया जाता है। किसका? CCl4 का। ओके, ये यूज होता है बहुत सारे फार्मास्यूटिकल्स में, जब बनता है फार्मास्यूटिकल्स मतलब फार्मेसी इंडस्ट्रीज में एज अ सॉल्वेंट इसका यूज किया जाता है। एम आई क्लियर? एक चीज ध्यान रखिएगा, 1960 के पहले, थोड़ा इतिहास भूगोल की बात करते हैं, 1960 के पहले इसका यूज एज अ फायर एक्सटिंग्विशर की तरह किया जाता था, जब इसका नाम हुआ करता था पायरीन। आजकल नहीं होता है, लेकिन उस समय, और ये बीच में किसी कोई लेक्चर में बात आई भी थी, कार्बन टेट्राक्लोराइड को पायरीन के नाम से रिकॉग्नाइज करते हैं। फायर एक्सटिंग्विशर की तरह इसका यूज किसी जमाने में बहुत ज्यादा हुआ करता था, आजकल कहीं कहीं हो जाता है। एम आई क्लियर? ये सिंपल सी कहानी है। क्योंकि क्या होता है, अच्छा ये ध्यान रखना, ये क्लीनिंग फ्लूइड होता है इंडस्ट्री का, ये क्या हो जाता है, ये डीग्रीजिंग एजेंट की तरह काम करता है, स्पॉट रिमूवर की तरह काम करता है। वो बोलते हैं ना आपकी वो दाग अच्छे हैं, तो दाग रिमूव करने के लिए कार्बन टेट्राक्लोराइड का यूज किया जा सकता है। Am I clear to you? तो दिस इज द स्टोरी गोइंग ऑन, मतलब हम कैसे स्पॉट रिमूवर एट होम, इट मे बी एन एप्लीकेशन। तो ये कहानी थी CCl4 के लिए। इसके फिजियोलॉजिकल इफेक्ट क्या है? तो फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ये है, और साइकोलॉजिकल इफेक्ट तो केमिस्ट्री करेगी, ठीक है। तो फिजियोलॉजिकल इफेक्ट क्या होते हैं? कार्बन टेट्राक्लोराइड को अगर आप एक्सपोज करते हैं, ऑफ कोर्स मान लो किसी भी कारण से, तो ये लीवर कैंसर का काम बन जाता है ह्यूमंस में। ध्यान दीजिएगा, एक्सपोजर ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड कॉजेज लीवर कैंसर इन ह्यूमंस। द मोस्ट कॉमन इफेक्ट आर डिजीनेस, लाइट हेडेक, नोजिया हो जाता है, वॉमिटिंग एक्सप्रेशंस आते हैं, विच कैन कॉज परमानेंट डैमेज टू नर्व सेल्स। Am I clear? In severe cases, these effects can lead to stupor, मतलब हमसे वो लेजीनेस है, कोमा है, अनकॉन्शियसनेस है, या इनफैक्ट डेथ है। तो ये कार्बन टेट्राक्लोराइड यूँ देखा जाए तो ऑफ कोर्स फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स इसके अच्छे नहीं है। एम आई क्लियर टू यू? ऑफ कोर्स आपने सुना तो ऑफ कोर्स साइकोलॉजिकल भी इतने अच्छे नहीं दिखते। एम आई क्लियर? चलिए अब हम और बोले आपसे कि जैसे मान लो कि जो एक्सपोजर टू कार्बन टेट्राक्लोराइड वेपर्स होते हैं ना, कैन मेक हार्ट बीट इरेगुलर और इवन स्टॉप इट। कार्बन टेट्राक्लोराइड से आपकी हार्ट बीट न केवल इरेगुलर हो जाती है, बंद भी हो सकती है। When brought in contact with eyes, it causes irritation. आंखों के कॉन्टैक्ट में, वैसे आप जो बोलते हो ना सामान्य भाषा में, वो आंखें दुख रही हैं, जल रही हैं आंखें, एक्सेट्रा, तो CCl4 के वेपर्स के कारण ऐसा हो सकता है। ओके, नाइस। लास्ट में एक चीज और कह देते हैं, आउट ऑफ ट्रैक है फिर भी बोलते हैं, इन्वायरमेंटल इफेक्ट्स इसके क्या हो सकते हैं कि व्हेन कार्बन टेट्राक्लोराइड रिलीज्ड इनटू द एयर, इट गोज इन द अपर एटमॉस्फेयर एंड डिप्लेट्स द ओजोन लेयर। Am I clear? Now, depletion of ozone layer increases the human exposure to ultraviolet radiations, which may lead to increased skin cancer, eye disease, and disorder, or what we can speak now, of course, disruption of the immune system. तो ये CCl4 के environmental effects होते हैं। Am I clear? तो एक्सपेक्ट कि मैंने आपसे छोटी मोटी बातें की होंगी CCl4 के बारे में। अब और आगे बढ़ते हैं, अब हम जाते हैं, अब हमारे पास शायद दो बच्चा है, एक बच्चा है फ्रेयॉन और एक बच्चा है DDT। ओके, DDT मतलब दीनदयाल तिवारी नहीं, इसका मतलब हो गया वो कुछ होगा देखेंगे। तो फ्रेयॉन से बात करते हैं। तो फ्रेयॉन में क्या होता है? फ्रेयॉन, पहली चीज तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि अगर लिखा है CF4 तो इसे बोलते हैं फ्रेयॉन, FREON 14, ध्यान देना। अगर लिखा हुआ है CF3Cl तो इसका मतलब होता है फ्रीऑन, FREON 13, ध्यान देना। लिखा होगा CF2Cl2 तो इसका मतलब होता है FREON फ्रीऑन 12, और अगर लिखा होगा CFCl3 तो इसे लिखते हैं फ्रीऑन, FREON फ्रीऑन 11। तो ध्यान दें, फ्रीऑन 14, फ्रीऑन 13, फ्रीऑन 12, फ्रीऑन 11 के मतलब क्या होते हैं, उनके फॉर्मूले क्या हैं, ध्यान से देख लीजिए। एम आई क्लियर? मुझे उम्मीद है समझ आ रहा होगा।
क्लोरीन एक पार्ट, ये एक कार्बन 4 फ्लोरीन एटसेट्रा एटसेट्रा कुछ तो भी लिखा हुआ है। देख, एक कार्बन 3 फ्लोरीन, एक कार्बन 2 फ्लोरीन, एक कार्बन 1 फ्लोरीन, इस तरह से इसको बोला जाता है फ्रियॉन। एम आई क्लियर? इसको इस तरह से लेबलिंग दी जाती है। ये जो क्लोरोफ्लोरो कंपाउंड्स होते हैं ना, जो मीथेन के होते हैं और एथेन के भी होते हैं, इन विच ऑल द हाइड्रोजन एटम्स आर रिप्लेस्ड बाय द हाइड्रोजन एटम्स, इनको कलेक्टिवली फ्रियॉन्स कहते हैं। समझने की कोशिश कीजिएगा, कलेक्टिवली इनको बोलते हैं फ्रियॉन्स। अच्छा, आप इसको चाहो तो अलग अलग किस्म से क्लासिफाई कर सकते हो, जैसे यहाँ पे बताया है। स्वाट रिएक्शन एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है, ध्यान दीजिएगा। स्वाट्स रिएक्शन शायद आपने सुना हो। स्वाट्स रिएक्शन क्या कंसेप्ट है इसका? अगर आप ले लेते हैं क्या, ऐसा मान लीजिए कि मोस्ट वाइडली यूज होती है फ्रियॉन 1,2, मतलब 1,2 मतलब फ्रियॉन 12 मोस्ट वाइडली यूज होती है, ठीक है। और ये यूज होती है कहाँ पर? रेफ्रिजरेंट्स में यूज होती है। तो ये कार्बन टेट्राक्लोराइड से बनाई जाती है और रिएक्शन को बोलते हैं स्वाट्स रिएक्शन। क्या किया? CCl4 ले लीजिए और ले लीजिए Sb एंटी मनी का फ्लोराइड। तो बैलेंस करने के लिए 3 यहाँ पे लगाना पड़ेगा, 3 और 2 यहाँ लगेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? और यहाँ पर SbCl5 एज अ कैटलिस्ट यूज कीजिए, आपको मिलेगा 3 बार CCl2F2 और मिलेगा 2 बार SbCl3, 2 Sb 2 Sb 3 Cl2। यस इट इज। तो ये कहलाता है स्वाट्स रिएक्शन। ध्यान दीजिएगा, ये कहलाता है स्वाट्स रिएक्शन। यानी फ्रियॉन को प्रिपेयर करने की इस मेथड को हम स्वाट्स रिएक्शन कह सकते हैं। CCl2F2 को कहते हैं फ्रियॉन 1,2, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा कि ये जो मैक्सिमम जो है, शायद इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो 1974-75 के पहले इसका जो प्रोडक्शन था ना, वो मैक्सिमम था। रेफ्रिजरेटिंग रिएजेंट्स में सबसे ज़्यादा मार्केट कैप्चर इसी चीज़ का था, इसी प्रोसेस का भी था। फ्रियॉन का यूज़ कहाँ कहाँ होता है, ध्यान से सुनिएगा। अगर हम इसके बारे में थोड़ी सी बात करें तो जो फ्रियॉन होती है ना, वो ओडोरलेस होती है। फ्रियॉन जो होती है CCl2F2, यानी जिसको मैंने आपसे कह रहा हूँ FREON12, ये क्या होती है? ये होती है ओडोरलेस। ये होती है ओडोरलेस, इसमें किसी तरह की कोई स्मेल नहीं होती। ये नॉन कोरेसिव होती है। ये क्या होती है? नॉन CORROSIVE, और नॉन टॉक्सिक होती है। नॉन टॉक्सिक होती है, ठीक है, नॉन टॉक्सिक गैस होती है। और ये विच इज स्टेबल इवन एट हाई टेम्परेचर्स एंड प्रेशर्स, ठीक है। ध्यान देना, लो बॉइलिंग पॉइंट होता है इसका बॉइलिंग पॉइंट लो होता है, इसकी स्पेसिफिक हीट लो होती है, इसकी स्पेसिफिक हीट क्या होती है? कम होती है। और ये बहुत जल्दी यानी बहुत इजीली लिक्विफाई की जा सकती है अप्लाइंग प्रेशर एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पे ही आप थोड़ा प्रेशर अप्लाई करके इसे लिक्विफाई कर सकते हो। लिक्वेशन इसका आसान होता है। इन्हीं सब चीज़ों के चलते ये एज अ रेफ्रिजरेंट, कूलिंग एजेंट की तरह यूज होती है रेफ्रिजरेटर्स में और एयर कंडीशनर्स में। ध्यान दीजिएगा कि ये एरोसॉल्स का प्रोपेलेंट के भी काम आती है, फोम्स बनाने के काम आती है, हेयर स्प्रे बनाने के काम आती है, डिओडोरेंट्स में काम आती है, शेविंग क्रीम में काम आती है, ये एक क्लीनजर्स जो होते हैं उसमें काम आती है, इंसेक्टिसाइड्स में यूज होती है। तो CCl2F2 के बहुत सारे यूजेस हो जाते हैं। एम आई क्लियर टू यू? मैंने जैसे आपसे कहा, ये किस किस के लिए इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? काफ़ी लो होता है। स्पेसिफिक हीट क्या होती है? काफ़ी कम होती है। और इसीलिए, और ये लिक्वेशन इसका बहुत इजीली हो जाता है। रूम टेम्परेचर पे ही थोड़ा प्रेशर अप्लाई करने पर ये लिक्वेशन आ जाता है इसमें। इसीलिए इसका यूज एज अ रेफ्रिजरेंट किया जाता है, कूलिंग एजेंट किया जाता है, एयर कंडीशनर में यूज होता है, रेफ्रिजरेटर्स में यूज होता है। जैसे मैंने आपसे कहा, ये एरोसॉल्स के प्रोपेलेंट की तरह यूज होता है, फोम्स बनाने में यूज होता है इसका, एयर स्प्रेज में यूज होता है ना। ऑफकोर्स आप ये डिओडोरेंट्स जो होते हैं उसमें यूज होता है, एयर प्योरीफायर में यूज होता है, शेविंग क्रीम में यूज होता है, और जो क्लेंजर्स होते हैं उसमें यूज होता है, इंसेक्टिसाइड्स में यूज होता है। तो कुल मिलाकर के इसके अच्छे खासे यूटिलाइजेशंस होते हैं, जिसको हम कहते हैं फ्रियॉन 1,2 कहते हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इसके इन्वायरमेंटल इफेक्ट की। तो इन्वायरमेंटल इफेक्ट में बस ये परेशानी होती है कि मोस्ट फ्रियॉन इवन दैट यूजेस इन रेफ्रिजरेंट्स तो इवेंचुअली गोज टू द एटमॉस्फेयर, ठीक है। और उससे प्रॉब्लम क्या आती है? ये स्ट्रेटोस्फेयर में जाकर के ऑफ कोर्स इनिशिएट करती है रेडिकल चेंज को, जिसके कारण क्या होता है कि जो नेचुरल ओजोन लेयर होती है उसको डिस्ट्रक्शन पहुंचता है। मैं फिर से एक बार कह दूं कि ये इनिशिएट करती है रेडिकल चेंज को स्ट्रेटोस्फेयर में इनिशिएट करती है। इस कारण से ओजोन को इससे नुकसान पहुंचता है, ओजोन लेयर को, जिसे हम अपनी शील्डिंग लेयर कहते हैं। एम आई क्लियर? जिसको हम कहते हैं प्रोटेक्टिव लेयर कहते हैं, उसको नुकसान पहुंचता है इसके कारण से। इसलिए बहुत सारे कंट्रीज में अब ये बैन हो गई है। हमारे देश में शायद अभी ये बैन नहीं है, ठीक है। टेक इट इजी नाउ। चलिए आगे चलते हैं और लास्ट एपिसोड पे जाते हैं, दैट इज कॉल्ड DDT। बताइए आप अच्छी तरह से क्या कहेंगे इसको? पैरा तो दूसरी बार में पीडैश कर देते हैं। डाइक्लोरो, डाइफेनिल, टेट्क्लोरोएथेन, डाइक्लोरो, ठीक है। डाई PHENYL फेनिल, फिर ट्राई CHLOROETHANE, पैरा डाइक्लोरो,
डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन। एम आई क्लियर? क्या शक्ल होती है इसकी? आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो मैं शक्ल बना देता हूँ पहले इसकी। ये हो गया ऐसे, ये हो गया ऐसे, तुम यहाँ पे आ जाओ भैया, एक और बार आ जाओ, फिर तुम ऐसे आ जाओ, फिर तुम ऐसे आ जाओ, फिर तुम यहाँ आ जाओ, यहाँ आ जाएगा CH, यहाँ आ जाएगा CCl3, 1 2, ठीक। आई होप यू अंडरस्टैंड। डाइक्लोरो डाइफेनिल, 1 क्लोरो 2 क्लोरो डाइक्लोरो, 1 फेनिल 2 फेनिल, क्लियर हुआ? डाइक्लोरो डाइफेनिल, ऑफ कोर्स पैरा पोजीशन में तो पैरा पैरा बोल दिया, डाइक्लोरो डाइफेनिल, फिर देखो ध्यान से ट्राइक्लोरो और 2 कार्बन तो एथेन, क्योंकि सिंगल बॉन्ड स्ट्रक्चर है। एम आई क्लियर? ये DDT की कंसेप्ट है। बनाते कैसे भाई साहब इसको? अच्छा, आपको पता है कि सबसे पहले बनाया गया था ये और मुझे जितना समझ में आता है शायद इसको 18, अब मैं कहना नहीं चाह रहा, कह रहा हूँ तब मैं बहुत छोटा था, 1873 की बात है, ये प्रिपेयर हुई थी 1873 में, है ना। और पॉल मिलर, या वो सज्जन थे, PAULMULLER, पॉल मिलर। और ये मुझे लगता है एक शायद गिजी फार्मास्यूटिकल थे कुछ स्विट्जरलैंड में, कुछ इसके इफेक्ट्स में काम, इंसेक्टिसाइड्स में कुछ काम हो रहा था। और शायद ये 1939 तक बहुत ज़्यादा ये मतलब बहुत हाइट किस्म का रहा ये, ठीक है ना। मतलब ये बहुत 1873 में डिस्कवर हो गया था, और 1939 तक कुछ ऐसा हिस्टोरिकल कुछ है कि बहुत ज़्यादा कहना चाहिए, जैसे क्या कहते हैं कॉन्फिडेंशियल होता है या बहुत प्रचलन में नहीं आता है, इस तरह से कुछ था ये, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। हाँ, ये बात अलग है कि इसकी जो इसके लिए नोबेल प्राइज मिला था पॉल मिलर को, किसके लिए मिला था? मेडिसिन एंड फिजियोलॉजी, शायद 1948 में, इसी डिस्कवरी के लिए। तो 1948 में इसकी डिस्कवरी के लिए पॉल मिलर को नोबेल प्राइज मिला था। इसके जो DDT के जो इफेक्ट्स होते हैं, बेसिकली आप जानते हैं कीड़े मकोड़े मच्छर मारने के लिए, और वही एक थोड़ा वही बात है, अच्छाई है तो कुछ बुराई भी हो सकती है, वो इस पर हम थोड़ी सी बात कर लेंगे। फिलहाल तो क्या किया हमने, हमें इसे बनाना है तो कैसे बनाएंगे इसको हम? तो हम ऑफकोर्स इट इज प्रिपेयर्ड बाय क्लोरोबेंजीन, और से बनता है क्लोरल, बन जाता है ऐसे क्लोरल, और उससे हम क्या करते हैं कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ में इसको हीटअप, मैं बताता हूँ रिएक्शन आपको। आप लिखेंगे Cl, आप बना लीजिए ऐसे, ये कहलाता है क्लोरल। एम आई क्लियर? ये कहलाता है क्लोरल। यहाँ पे लिखा है H, यहाँ पे लिखा है H, इसे बनता है, ये हो गया क्या, ये क्या हो गया, ये हो गया क्लोरोबेंजीन, और CCl3CHO, 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 देखिए ध्यान से मैंने कैसे लिखा है, CCl3CHO, CCl3CHO, इसे कहते हैं क्लोरल, इसे कहते हैं क्लोरल। एम आई क्लियर? इसे बोलते हैं क्लोरल। बस अब क्या करो, इस H2O को यहाँ से बाहर कर दो, तब क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से कैसे होगा, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, एंड हीट कर दीजिए, ठीक है। तो क्या होगा जी, यहाँ Cl, यहाँ Cl, यहाँ पर बेंजीन की रिंग, यहाँ पर बेंजीन की रिंग, ऑब्वियसली आपको इसे जोड़ना है किससे, ये CH है और ये CCl3 है, इसी को बोला जाता है DDT। क्या बोला जाता है? DDT, मतलब पैरा पैरा डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन। एम आई क्लियर? ये हो गया DDT, हो गया। बस एक छोटी सी बात और कर लेते हैं, और अल्टीमेटली गुड बाय टू दिस चैप्टर। नाउ सी हियर, ये जो DDT है ना, ये बहुत ही चीप है, बहुत ही पावरफुल होता है, चीप होता है बट पावरफुल इंसेक्टिसाइड होता है, वाइडली यूज्ड फॉर ऑफ कोर्स शुगर केन एंड फॉडर क्रॉप्स एंड टू किल मॉस्किटोज, ठीक है, और दूसरे कीड़े मकोड़ों को मारने में इसका काम आता है, ठीक है। अच्छा, इट इज पर्टिकुलरली वेरी इफेक्टिव अगेंस्ट एनोफिलिस मॉस्किटोज, वो होते हैं ना वो मलेरिया वाले एनोफिलिस मॉस्किटोज which spread malaria and lice in carry typhus. Am I clear? मतलब क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं कि लाइस समझते हैं, और समझते हैं कि TYPHUS टाइफस क्या होता है, तो मतलब कुल मिला के जो बालों में जुएं हो जाती है, मेरे ऊपर एप्लीकेबल नहीं है ये, तो इनफैक्ट लाइस और टाइफस जो होती है ये जो क्रिएट हो जाती है, इसके लिए बहुत इफेक्टिव माना जाता है, और एनोफिलिस जो मॉस्किटोज होता है उसके लिए बहुत इफेक्टिव हुआ जाता है, और शायद ये मलेरिया को जो है एलिमिनेट करने के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ किया गया, और एक्चुअली पूरी दुनिया में ही मलेरिया को हटाने, क्योंकि मलेरिया के लिए तो यही तो रिस्पॉन्सिबल होता है ना, ये नहीं भाई, वो एनोफिलिस रिस्पॉन्सिबल होता है, तो उसको हटाने में इसका बहुत ज़्यादा यूजफुल पाया गया DDT को। इसके ट्रैजिक साइड इफेक्ट्स होते हैं, मैं एक दो बातें और कहता हूँ आपसे, शायद इंटरेस्टिंग लगे आपको। ये जो DDT है ना, ये एक्चुअली वर्ल्ड वॉर 2 के बाद में पता पूरी दुनिया में बहुत बुरी तरह से फैल गई, यूज़ हो गई, यानी यूँ कहना चाहिए। और इसके जो टॉक्सिक इफेक्ट थे, या जो इसके एक्सटेंसिव जो यूजेस थे, उसके इफेक्ट देखने को मिले 1940s में। 1940s के बाद में इसके एप्लीकेशंस आए, मैनी स्पीशीज ऑफ द इंसेक्ट्स डेवलप, क्योंकि एक्चुअली क्या होता है कि उनमें रेजिस्टेंस डेवलप होता है। भाई कीड़े मकोड़ों का भी तो खुद का कुछ इम्यून होगा ना, हमारे ये क्या, तो वो कीड़ों ने क्या किया, इस DDT के रेंज में मतलब उनको बचना शुरू कर लिया, बस ये समझ लीजिए। मच्छरों को पहले डर था कि हम पे DDT पड़ेगी और हम मरेंगे,
तो उनके अंदर बायोलॉजिकल कुछ प्रोसेस होती होगी, उन्हें इम्यून डेवलप कर लिया भाई इसके अगेंस्ट में। बड़ी मजे की बात ये थी कि सबसे ज़्यादा टॉक्सिसिटी थी डीडीटी मछलियों के लिए। मछलियों के लिए बहुत ही बुरे थे, मतलब डीडीटी बात जो था, आप एप्लीकेशन कर रहे हैं, मछलियों के लिए बड़ा बुरा था ये। सबसे बड़ी परेशानी तब आई जब हमें यह पता चला कि ये पूरी तरह से बायोडिग्रेडेबल नहीं है। डीडीटी पूरी तरह से बायोडिग्रेडेबल नहीं है, मतलब ये बहुत जल्दी, अगर मैं कुछ बायोलॉजिकल लैंग्वेज करूं, बहुत रैपिडली मेटाबोलाइज्ड नहीं होता है। इट इज नॉट वेरी रैपिडली मेटाबोलाइज्ड बाय एनिमल्स। इंस्टेड इट गेट्स डिपॉजिटेड एंड स्टोर्ड इन फैटी टिश्यूज, उल्टे या फैटी टिश्यूज में जमा हो जाता है। एम आई क्लियर? अब क्या हुआ कि ये सब चीजों के होते डीडीटी ने इतना सारा जो है, बहुत सारे जानवरों में इसका भी बहुत बुरे प्रभाव देखने को मिलते हैं। ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स को भी इफेक्ट करता है एनिमल्स के। तो बिकॉज ऑफ ऑल दीज ट्रेजिक इफेक्ट्स, यूज ऑफ डीडीटी वाज बैंड इन यूएसए इन 1973। यूनाइटेड स्टेट्स में इसे बैन कर दिया गया 1973 में, ठीक है कि नहीं? लेकिन इनफैक्ट ये बात तो आप समझ सकते होंगे, हाउ इन इंडिया एंड इन many other Asian countries, DDT is still being widely used due to the non-availability of any other cheaper insecticide. हमारे पास इससे कोई सस्ता चूंकि इंसेक्टिसाइड अवेलेबल नहीं है, तो एशियन कंट्रीज में इंक्लूडेड हम लोगों को भी शामिल कर लीजिए, हमारे यहाँ डीडीटी का जमकर यूज किया जाता है, ठीक है? तो आई होप कि आपने इस लेक्चर को समझने की कोशिश की होगी। थोड़ी बड़ी बातें की मैंने आपसे, शायद आपके लिए यूजफुल होगा। कीप ऑन स्टडीज। नाइस डे प्लीज।